सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सभी सम्मानित अतिथियों से। राजनीतिक विश्लेषक निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। निरंजन पोद्दार साहब, आपके पास आऊंगा। अखिलेश यादव के इस बयान का आकलन आप किस तरीके से कर पा रहे हैं? एक परिवार का हेलो जी जी अक्षय जी, आवाज आ रही है मेरी? जी, आपकी आवाज आ रही है। अखिलेश यादव का यह कहना कि बीजेपी को हराने का यह आखिरी चुनाव है, इसका मतलब क्या निकाला जाए? देखिए अक्षय जी, पहले बात तो जो लोकतंत्र के बारे में उन्होंने कही है, मैं इसके बारे में तो एक ही बात कहूंगा कि अगर एक ही परिवार की राजनीति लोकतंत्र का अगर पैमाना है तो फिर हमारे समझ से परे की चीज है कि लोकतंत्र वास्तव में होता क्या है। और जो दूसरी बात अभी जो आपने हाल ही में जो सवाल पूछा है कि भाई अखिलेश यादव जी ने ये बात बोली है कि हमारे लिए ये बीजेपी को हराना ये आखिरी चुनाव है, इसके बाद में हम बीजेपी को कभी नहीं हरा सकते। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जैसे अभी आपकी रिपोर्ट दिखा रहे थे, इसका मतलब यही है कि जो अभी हमने ये उपचुनाव के अंदर जैसे देखा कि समाजवादी पार्टी ने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए। समाजवादी पार्टी केवल बयानों में, ट्विटर पे और टेलीविजन के ऊपर समाजवादी पार्टी थी, ओवर ग्राउंड कहीं समाजवादी पार्टी नहीं थी। और जो अगर छुटमुट उनके कार्यकर्ता जो भी थे, तो देखिए बिना सेनापति के जो सेना लड़ती है, तो वो हाल उस टाइम उपचुनाव में था। तो कदाचित अखिलेश यादव जी की जो राजनीतिक अपरिपक्वता, में जो कहूंगा कि जो उन्होंने मुलायम सिंह जी को साइड में धकेल करके जो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने समाजवादी पार्टी के, तो वो वही वाली बात है कि आप अध्यक्ष तो बन गए, लेकिन उतना अनुभव कहां से लाएंगे जितना शिवपाल यादव जी में या मुलायम सिंह यादव जी में या इन लोगों में था। क्योंकि ये बहुत मजे में राजनीतिज्ञ थे। इनको 40-40, 50-50 साल इन्होंने बहुत ही शून्य से राजनीति अपनी शुरू करके और ये यहाँ तक आए थे। तो अखिलेश जी में वो राजनीतिक अपरिपक्वता की इसके अंदर एक झलक मिलती है कि जो इनका ये बयान है। पोद्दार साहब, ये दावा तो कांग्रेस भी कर रही है कि हम इस बार चमत्कार होगा। 2017 में अगर चूक गए तो 2022 में एक बार परिवर्तन होगा। ये कहते कहते 30 साल से ज्यादा हो गए। अक्षय जी, इन सबको दिखाई दे रहा है कि जो निरंजन जी आपकी जी जी निरंजन जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। निरंजन पोद्दार साहब इस बात को लेकर भी तो उठेंगे ना कि समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान नियुक्तियों में जिस तरह से गड़बड़ियां की गई, नियुक्तियां अदालतों तक पहुंची हैं। निरंजन फौजदार की वरिष्ठ पत्रकार है, मैं इनसे बहस नहीं करना चाहूंगा। ये उम्र में भी मेरे से बड़े भाई है, बट इनको जो है उसी ठीक सर, तो उनको जवाब देने दे दीजिए ना, सुन लीजिए, फिर अगर आपको कुछ कहना हो तो कह लीजिएगा, उनको सुन तो लीजिए। निरंजन पोद्दार साहब क्या कहिएगा? ये तमाम आरोप जो लग रहे हैं कि भाई लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो इसके पीछे इसका मकसद क्या है? क्या समाजवादी पार्टी को डर है कि अगर 2022 का चुनाव अगर बीजेपी जीत गई तो हो सकता है कि चुनाव भी बंद हो जाए, चुनाव ना हो, इस बात का डर है? देखिए अक्षय जी, ऐसा है, मेरा ऐसा मानना है कि अब शायद हो सकता है कि विपक्ष के पास और कोई मुद्दा ना बचा हो, क्योंकि अगर लोकतंत्र की कहीं कोई हत्या हो रही है या कोई चीज अलोकतांत्रिक काम हो रहा है, तो उसके लिए तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट खुले हुए हैं, कोई भी वहां जाने के लिए स्वतंत्र है। तो वहां जाकर के वो अपील कीजिए अगर कहीं कोई अलोकतांत्रिक काम हो रहा है। लेकिन वास्तविकता अब इनको कहने के लिए कुछ चाहिए। और जो अभी ये कानून और व्यवस्था की बात कर रहे थे, देखिए इनको भी इस चीज का पता है कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल के अंदर समाजवादी पार्टी के कार्यालय से जिस तरीके से थाना और चौकियां चला करती थी, वो चीज लोगों ने देखा। और आज जो योगी जी के शासन में है, गलत क्या है? अगर उत्तर प्रदेश सरकार न्यायपालिका के आदेश, श्रीमान जी हम उत्तर प्रदेश की राजनीति से बहुत भली भांति वाकिफ है। बहुत मैं ये नहीं कह रहा कि आप वाकिफ नहीं है, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ नहीं, आप दोनों से अनुरोध है, बारी बारी से अपनी बात है। कश्यप साहब, ऐसे कोई बात समझ नहीं आ रही। निरंजन पोद्दार साहब, मैं रुक गया, हम रुक गए। हाँ, सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा। हमने समाजवादी पार्टी का भी शासनकाल देखा है, बहुजन समाज पार्टी का शासनकाल भी देखा है कि कैसे स्टैंडर्ड लाने के लिए
प्राइवेट जेट जाया करता था, और जो वरिष्ठ आईपीएस आईएएस जो है ना, वो कैसे सैंडल उठा करके घुमा करते थे, हमने वो भी देखा है। और समाजवादी पार्टी के शासनकाल में किस तरीके से थाना और चौकी और पुलिस अधीक्षक का जो कार्यालय चलता था, वो भी हमने देखा है। आज देखिए जिस तरीके से कोरोना काल के अंदर योगी जी एक दिन अपने निवास स्थान पे नहीं रुके, कभी कहीं जो चक्कर लगा रहे थे, यहाँ तक कि उनके अपने जो पिताजी हैं, उनके बायोलॉजिकल फादर जो हैं, उनका देहांत हो गया था, वहां पे भी वो उनके अंतिम संस्कार में भी नहीं गए, खाली केवल इसलिए क्योंकि उनके ऊपर 20 करोड़ 22 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी थी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, जनता देख रही है जो आज वहां पे। ठीक है, अब इस पर कुछ कश्यप साहब कहना चाह रहे थे। कश्यप साहब, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। देखिए अक्षय जी, ऐसा है, विपक्ष का काम है अपनी एक उम्मीद बनाना, लेकिन मेरा क्या मानना है, मेरा ये मानना है कि जो अखिलेश यादव जी ने जो बात कही है कि 2022 में अगर बीजेपी को नहीं हरा पाए तो हम आगे कभी बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे। मेरा ऐसा मानना है। इसके 2-4 कारण, 2-3 बिंदु है इसके अंदर। सबसे पहला बिंदु तो मैं ये मानता हूँ कि जिस तरीके से योगी जी ने संगठित अपराध पे जिस तरीके से लगाम लगाया है पूरी उत्तर प्रदेश के अंदर, आज बड़े बड़े जो माफिया थे उनकी जो संपत्तियां जो जिस तरीके से इन्होंने डिस्ट्रॉय करी है, जिस तरीके से नेस्तनाबूद करी है, और एक जो संगठित अपराध के जो बड़े खलीफा थे उनके अंदर जो भय व्याप्त किया है, जनता इस चीज को बहुत ही ज्यादा एप्रिशिएट कर रही है, बहुत ज्यादा इसकी प्रशंसा करती है। दूसरा, अखिलेश यादव जी का मैं ये भी कारण मान सकता हूँ कि जैसे 2000 ये जो अभी मोदी और योगी सरकार जिस तरीके से रोडों का जाल बिछा रही है, फ्लाईओवरों का जाल बिछा रही है, और ये जो जिस तरीके से ये हाईवे, ये सुपर एक्सप्रेसवे, ये एक्सप्रेसवे जिस तरीके से ये विकास के अंदर लगे हुए हैं, वो सारी की सारी योजनाएं 2000 के बाद में धरातल पे आएंगी। तो जनता उनको देखेगी, तो निश्चित रूप से फिर उसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा। और लेकिन 2022 इनके लिए मेरे हिसाब से बहुत बड़ी चुनौती है। उसके अंदर अभी एक बिंदु पे आपने ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि इस बार इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती हैदराबाद से आने वाली है। जिस तरीके से ओवैसी जी यहाँ पे आया, अब इस बार चुनाव के अंदर पूरा पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, वो जो है जिस तरीके से यहाँ पे तीसरा गठबंधन बना रहे हैं छोटी छोटी पार्टियों को लेकर के, तो आप समझिए अक्षय जी कि जब एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी का स्पीच होगा और दूसरी तरफ ओवैसी जी का स्पीच होगा, समझिए चुनाव में कितनी गर्मी उत्पन्न होगी। और ये गर्मी उत्पन्न होगी तो अगर ओवैसी जी कहीं ना कहीं, अगर मान लीजिए 15%, 10%, 20% कुछ भी जो वोट लेके जाएंगे, तो वो वोट किसके जाएंगे? वो तो एक जो समाजवादी पार्टी का जो एक परंपरागत वोट है, जिसको ये एम वाई का वोट बताते हैं, तो ये तो उसी में से ये घटक है ना। तो देखिए मेरे हिसाब से तो इस समय इनके लिए आने वाला 2022 का चुनाव बहुत ज्यादा मुश्किल है। और रही बात कांग्रेस की, तो जैसे प्रियंका जी भी कह रही थी, वास्तव में आज की तारीख में कांग्रेस के जो प्रवक्ता है, मैं उनका बहुत मैं साधुवाद देता हूं उनको, कि वो ऐसे समय पे भी, कि जब उनका नेतृत्व जिस तरीके से कार्य कर रहा है, ऐसे समय पे भी आकर के अगर वो पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं टेलीविजनों के ऊपर या डिबेट्स के अंदर, तो ये वास्तव में साधुवाद के पात्र है। नहीं तो नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। हम अपने नेताओं को डिफेंड नहीं कर रहे हैं, हम जनता की आवाज मेरे को थोड़ा सा बोल नहीं दीजिए, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको क्या क्या सिस्टम है, क्या आपकी पार्टी कहाँ क्या एग्जिस्ट कर रही है। देखिए पार्टी जो है उसका काम क्या होता है, विपक्ष का, उस पर आप बात करिए। आप हमारे नेताओं से बेहतर ज्यादा है कि आप विपक्ष की जो कार्यशैली उस पर। ठीक है प्रियंका जी, निरंजन पोद्दार साहब, ये कोरोना का मुद्दा की बात, मैं शबनम जी आ रहा हूं। अगर कोरोना के मुद्दे की बात हो, ठीक है, आप एनसीआरबी के आंकड़ों को नकार देते हैं, जहां पर मुफीद लगते हैं वहां पर वही आंकड़े आपको बेहतर लगते हैं, जहां पर आपके मुताबिक नहीं होते हैं वहां पर उन्हीं आंकड़ों पर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। कोरोना को लेकर कि अब WHO को कहा जा रहा है कि कौन है WHO, कौन चला रहा है, इस तरह की अगर वो लगने लगे तो इस बात की ऑथेंटिसिटी जनता में कितनी होती है? परिपक्वता किसको कहते हैं? राजनीतिक परिपक्वता इसी को ही कहते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं उसका जनता के अंदर क्या प्रभाव पड़ेगा, जनता उसको कितना मानेगी, कितना उसको समझेगी, उसको नकारात्मक रूप से लेगी, उसको सकारात्मक रूप से लेगी। अभी समाजवादी पार्टी या ये यूं कहें कि जो विपक्ष है,
इसके अंदर भी यही कमी है अक्षय जी कि ये जो परंपरागत जो आज तक जो नकारात्मक राजनीति चलती आ रही है ना, ये अभी उसको बदल नहीं रहे, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5-6 साल के अंदर ये जो वर्तमान नेतृत्व है इसने राजनीति का डिस्कोर्स चेंज कर दिया है और ये सकारात्मक राजनीति की तरफ भारत को लेके जा रहे हैं। लेकिन अपोजिशन अभी भी अपनी उस ढर्रे को, उस डिस्कोर्स को बदलने के लिए तैयार नहीं है। आज जैसे अखिलेश, आपने भी जैसे बात करी, अखिलेश यादव जी का जो बयान आया है कि ये तो बीजेपी की वैक्सीन है, मैं नहीं लगाऊंगा। आप मुझे एक बात बताइए, ये चीज जो अनपढ़ लोग हैं उनके मुंह से अगर ये बात निकले तो एक बार समझ में आती है कि भाई ये अज्ञानी आदमी है, इसके सामने, इसके मुंह से ऐसी बात निकली तो कोरोना भगाया जा रहा था, उसको आप क्या कहेंगे? उसको आप इंटेलिजेंस कहेंगे? उसको आप क्या कहेंगे? उसको साइंटिफिक कहेंगे? तब तो सबने खूब बजाया ताली ताली। नहीं प्रियंका जी, अभी किसान आंदोलन के समय समर्थन के नाम पर ताली थाली तो आपने भी बजाई, उससे क्या निष्कर्ष निकला? बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।